यार एक ही जिंदगी है, शिद्दत से प्यार करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हम क्या करें कि बीएमएस का वो कंपैरिजन कंपनसेट हो जाए। कुछ लेक्चर से 2x की स्पीड पे भी देखे हैं। हाँ, स्टेथोस्कोप यूज नहीं कर सकते। वो तो पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेडिकल जो सिस्टम अभी चल रहा है ना, वो बीएमएस की बदौलत ही चल रहा है। बहुत जगह रैगिंग होती है, फिर क्रशेस भी इससे ही बनते हैं। आपको अच्छे से एक मिनट कट करना है यार, इसमें मजा नहीं। Welcome to episode number 2 of the podcast series and myself Prishmita pursuing BMS from Rishikul Ayurvedic Medical College। और अगर आपने पॉडकास्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले आई बटन पर क्लिक करके वो जाके देखें। उसमें हमने प्रॉफ 1 के बारे में सारी बातें की हैं। इस पॉडकास्ट में हम प्रॉफ 2 की कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ और क्यों हम एमबीबीएस वर्सेस बीएमएस करते हैं, इन सब चीजों की बातें करेंगे। और आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है बहुत ही हेल्पफुल सीनियर, जिन्होंने मुझे आयुर्वेद की काफी नॉलेज दी है और जो समय समय पर बताती रहती हैं। शिवानी तिवारी फ्रॉम बैच 2021। राधे राधे टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल। Thank you Rishmita for inviting me to the podcast. I am really super excited to have this conversation with you. Let's begin. तो सेकंड प्रॉफ में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? ये तो सबको पता ही है कि बीएमएस जो कोर्स है उसमें हम सिर्फ आयुर्वेदा नहीं पढ़ते हैं, हम मॉडर्न भी पढ़ते हैं। 60% वेटेज हमारी आयुर्वेद की होती है और 40% वेटेज हम लोग मॉडर्न को भी देते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा बिलीव्स कि अपनी एंशिएंट नॉलेज को साथ में लेकर चलो, लेकिन मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उनको पीछे नहीं छोड़ना है। पैथी अलग है पर मॉडर्न इक्विपमेंट्स में सबका अधिकार है। तो मैं आपको बताती हूँ सब्जेक्ट्स कौन कौन से। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, एक्चुअली बेस है फाइनल ईयर का। तो सबसे पहले है रोग निदान। ठीक है, रोग निदान, जिसमें हम लोग ना निदान का मतलब लोग समझते हैं कि ठीक करना, लेकिन आयुर्वेद में निदान का मतलब इटियोलॉजी होता है, पॉजिटिव फैक्टर्स। तो रोग निदान पहला सब्जेक्ट, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि हम उसमें संप्राप्ति बनाते हैं, दोष का विघटन करते हैं। तो जब बच्चे आएंगे सेकंड प्रॉफ में तो उन्हें काफी मजा आएगा। डायग्नोसिस करते हैं किसी भी बीमारी की। इसी का हम लोग पैथोलॉजी भी पढ़ते हैं। मैं मॉडर्न सब्जेक्ट्स आपको अभी बताऊंगी। सेकेंडली हम लोग पढ़ते हैं रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना। रस शास्त्र में हम लोग रस औषधियां, नॉर्मली लोग ना केमिस्ट्री समझते हैं ना, वही केमिस्ट्री है, पूरी आयुर्वेद की केमिस्ट्री है। बस इसकी नेम्स जो है, डेरिवेशंस जो है, डिस्क्रिप्शंस जो है वो थोड़े अलग है पर सेम है केमिस्ट्री। मेडिसिन कैसे बनती है आयुर्वेद हाँ, वो हम भेषज कल्पना में सीखते हैं। भेषज कल्पना में हम फॉर्मुलेशंस, डोसेज फॉर्म, ये सब पढ़ते हैं। रस शास्त्र में हम बेसिकली केमिकल से डील करते हैं। इट्स आयुर्वेदिक फार्मेकोलॉजी। ठीक है, इट्स आयुर्वेदिक फार्मेकोलॉजी। फिर तीसरा सब्जेक्ट हो जाता है हमारा स्वस्थ वृत्त। ठीक है, जो कि काफी बच्चों को बोरिंग लगता है, लेकिन हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है और पीजी में भी उसकी काफी वेटेज होती है, जितना मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एनालाइज करके देखा है। स्वस्थ वृत्त हम जैसे अभी ये प्रॉफ 1 में चरक संहिता में थोड़ा सा ही पार्ट पढ़ते हैं अपना। अच्छा, हाँ, आप लोग ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 5 मात्रा शीत अध्याय, जिसमें हमने सदवृत्त और स्वस्थ वृत्त ये सब पढ़ा होगा। पर वो नहीं है, इसमें हम लोग आहार विहार बहुत चीजें पढ़ते हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, मतलब कैसे एक हमारा हेल्दी रिजीम होना चाहिए ना बॉडी का और लाइफस्टाइल का, वो सब हम स्वस्थ वृत्त में जानते हैं। बाकी इसका मॉडर्न भी है, वो भी मैं अभी बताऊंगी। उसके बाद आती है संहिता। तो इसमें हम अष्टांग हृदयम नहीं पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉफ में अष्टांग हृदयम के 15 चैप्टर्स और चरक संहिता के 12 चैप्टर्स थे। यहाँ पे हमारे पास पूरी चरक संहिता होती है, जिसमें हम सूत्र स्थान पढ़ते हैं, निदान स्थान पढ़ते हैं, विमान स्थान पढ़ते हैं, शारीर स्थान पढ़ते हैं और इंद्रिय स्थान पढ़ते हैं। यानी चरक संहिता का पूर्वार्ध जो है वो सेकंड प्रॉफ में है। तो काफी सारा सिलेबस है सेकंड प्रॉफ में। हाँ, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ी बहुत चीजें काफी टिपिकल लगती है, लेकिन वो करते करते हो जाता है। और फिर आ जाता है अगध तंत्र। ठीक है, ये बहुत ही अलग लगेगा, नाम सुन के भी लोग ना इसे गेस नहीं कर सकते कि ये क्या है। तो ये होती है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। अच्छा। हम लोग यहाँ पे जो भी एनिमल ओरिजिन की यानी जंगम विष और प्लांट ओरिजिन की जो विष होते हैं, पॉइजन, उनके बारे में पढ़ते हैं। और इसमें काफी चीजें हैं, दूषी विष, गर विष, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। काफी लोग इससे भी बहुत ज्यादा रेजोनेट करते हैं। तो फॉरेंसिक साइंस वाली चीजें आ जाती हैं। हाँ जी। तो फिर उसके बाद रोग निदान का मॉडर्न हो जाता है पैथोलॉजी, जिसमें जितनी भी डिसीजेज आती हैं उनकी हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी हमने पढ़ी थी फर्स्ट प्रॉफ में। ठीक है, जो कि नॉर्मल हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है। अब उसका जो एबनॉर्मलिटीज या इम्बैलेंस होता है वो हम पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट तो नेक्स्ट प्रॉफ में आएगा। तो पैथोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके अंदर हमें क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी लगती हैं और हम इसमें क्या कहते हैं, लैब में हमारे काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, जो आप लोग ने फर्स्ट प्रॉफ में किए होंगे ना, यूरिन एनालिसिस वगैरह वाले, वो सारे इसमें भी हैं। तो सेकंड प्रॉफ में आपने बोला पोस्टिंग्स लगती हैं, तो कहाँ कहाँ लगती है? मैंने सुना फार्मेसी भी लगती है और पोस्टमार्टम वगैरह की। जी।
हाँ, ये सबको मैं, ये सारे ना सेकंड प्रॉफ के सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। जैसे क्लिनिकल पोस्टिंग्स, जहाँ पे हम पेशेंट का जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, सिस्टमिक एग्जामिनेशन करते हैं, नॉर्मली उसके हिस्ट्री टेकिंग सीखते हैं, जो कि मेन होता है ना एक डॉक्टर बनने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए हिस्ट्री टेकिंग होता है। तो ये सब हमारे पैथोलॉजी के अंदर आता है। तो इसके लिए हमारे ओपीडीज और आईपीडीज में पोस्टिंग लगती है। तो वहां पर हम पेशेंट का इक्टेरस पैलर ये सब देखते हैं। उसके बाद फार्मेसी की जो आपने बात की, मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना। तो इसमें क्या होता है, हमारी 15 डे, अब ना एनसीआईएसएम ने 15 डेज का इंटर्नशिप प्रोग्राम, अनपेड इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें आपको 15 डेज तक फार्मेसी में जाकर वहाँ कैसे मेडिसिन प्रिपेयर होती हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। भाई ऐसा नहीं है ना, लोग तो सोचते हैं बस एक खल्व लिया और मर्दन करके दवाई दे दी आयुर्वेद में, लेकिन ऐसा नहीं है। लार्ज स्केल में जब हमारी मेडिसिन का प्रिपरेशन होता है तो वो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में होता है। तो वहाँ हमने काफी सारे इक्विपमेंट्स देखे, कैसे ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ कोरिलेट करके मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। तो वहाँ हम फार्मेसी विजिट करते थे। उसके बाद पोस्टमार्टम ड्यूटीज भी लगती है हमारी, क्योंकि फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है। तो इसके लिए अब हम पढ़ते तो सब है कि कैसे ड्राउनिंग हुई, कैसे हैंगिंग हुई, काफी इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि हम लोग बचपन से ही हम लोगों ने काफी ज्यादा हॉरर और ये सस्पेंस वाली मैंने मूवीज इससे अभी लेटेस्ट में एक चीज पढ़ी थी कि सबसे पेनलेस मेथड होता है कि जो हैंगिंग करते हैं, किसी भी मुजरिम को हैंग कर देते हैं, क्योंकि वो पेनलेस मेथड है। हाँ, तो वो भी पढ़ते होंगे उसमें। नहीं काफी सारे कि कौन सा होमिसाइड सेफेस्ट होता है जिससे आप पकड़े ना जाओ, आर्सेनिक की पॉइजनिंग वगैरह, काफी बहुत इंटरेस्टिंग है। वाला सब्जेक्ट हाँ हाँ, और कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, ये बेसिकली हम पोस्टमार्टम में सीखते हैं। तो सेकंड प्रॉफ में हमारा लगता है 1 वीक के लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ ऑटोप्सी डिपार्टमेंट में हमारी ड्यूटी लगती है। वहाँ हमारे सामने ही पूरा ऑटोप्सी किया जाता है और मैनर ऑफ डेथ और कॉज ऑफ डेथ हमें बताते हैं डॉक्टर। इसके अलावा जब भी कोई कैजुअलिटी का केस आता है हॉस्पिटल में, तो वो पुलिस को रेफर किया जाता है और पंचनामा बनता है। तो ये सब भी हमें वहाँ सिखाया जाता है। तो ये इसके अलावा मतलब एकेडमिक्स के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करने के लिए एनसीआईएसएम ने फार्मेसी, पोस्टमार्टम ड्यूटीज और क्लिनिकल पोस्टिंग्स तो इम्पोर्टेंट ही होती है, ये सब भी मतलब दिया है। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है सेकंड प्रॉफ, क्योंकि फर्स्ट प्रॉफ में अभी तक हम बुक्स की चीजें और हाँ। हमारी भी पोस्टिंग लगी थी, ओपीडी क्लासेस हुई थी, पर हमने उसमें बीपी लेना और बहुत ही बेसिक चीजें सीखी थी। जी। हिस्ट्री का भी बस हमें बताया गया था कि कैसे लेते हैं, ज्यादा हमारा प्रैक्टिकल हो नहीं पाया था फर्स्ट प्रॉफ में इतना। अच्छा, तो अच्छा बस फर्स्ट प्रॉफ में जैसे हमारे इलेक्टिव्स थे 3 सब्जेक्ट, तो सेकंड प्रॉफ में भी हमें इलेक्टिव्स थे ना? हाँ, फर्स्ट प्रॉफ में आपने कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से चूज किए होंगे अपने जी, इलेक्टिव्स हाँ। के 3 सब्जेक्ट। इस बार कोई नए ऑप्शंस तो नहीं थे, उन्हीं ऑप्शन से हमें चूज करने थे। तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स थे, फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड, साइंस इन संस्कृत, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, मतलब वो स्पोर्ट्स चॉइस नहीं मेडिसिन। बदलेगी, उसी नहीं, में से फिर नए हाँ, सब्जेक्ट चूज करने हैं आपको उसी से ही चूज करना है। एक्चुअली इलेक्टिव्स उनका मोटिव, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, काफी लोगों का वेरी कर सकता है। मैं अपना पर्सनली ओपिनियन और अपना ओवरऑल अगर इसका एनालिसिस दूं इलेक्टिव्स का, तो आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद इलेक्टिव्स, क्योंकि उन्होंने अच्छा मोटिव तो लिया बट उन्होंने अपने जो कोर्स है उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं किया। क्योंकि यार देखो, मेडिकल फील्ड में जब तक हम प्रैक्टिकली चीजों को नहीं देखेंगे, जब तक हम सर्वेज नहीं करेंगे, तब तक हमको चीजें रटाऊ ज्ञान की कोई आके लेक्चर दे रहा है वो नहीं समझ में आएगा। तो इलेक्टिव्स में सब्जेक्ट और नए नए सब्जेक्ट्स का इम्प्रूवमेंट भी नहीं लाया गया, वही सिमिलर सब्जेक्ट्स, तो काफी ज्यादा। और मुझे सबसे ज्यादा खराब ये लगा कि जो एनसीआईएसएम की साइट है, जो जिससे हम इलेक्टिव लेते हैं, वो बहुत स्लो चलती है। हमारे इलेक्टिव जो हमें टाइम दिया था, तो शुरू के 2 महीने तो साइट ही नहीं चली थी। फिर जब वो साइट शुरू हुई तो हमें बहुत ही कम समय में ज्यादा लेक्चर्स को कंप्लीट करना था, इतने लंबे लंबे लेक्चर्स थे। तो हमने लास्ट में बहुत ज्यादा कुछ लेक्चर से 2x की स्पीड पे भी देखे हैं। हाँ, ये से मैं रेजोनेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी ये सेम चीज की है। इसके अलावा मैं एक और चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी। मैंने आपको बताया था स्वस्थ वृत्त है हमारे साथ, तो इसके अलावा हमारा एक और सब्जेक्ट ऐड होता है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जिसे कम्युनिटी मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें फैमिली प्लानिंग, वैक्सीनेशन, पीएचसी कैसे वर्क करती है। इसमें ना हमें फैमिली अडॉप्शन करना होता है, विलेज में जाके कोई फैमिली अडॉप्ट करनी होती है, जिनका हम लोग मतलब वाइटल्स वगैरह चेक करने जाते हैं। एमबीबीएस में तो ये कंपलसरी है, पर हमारे आयुर्वेद बीएमएस में भी ये चीज ऐड की गई है। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही हम लोग पीएचसी गए थे, मतलब हेल्थ कैंप में गए थे, जहां से हमें एक विलेज में ले जाया गया, और वहां हमें डिफरेंट डिफरेंट जो घर वाले थे उनका हेल्थ रिजीम देखना था, उनका डेली रिजीम देखना था, ओवरऑल हेल्थ का एनालिसिस करना था।
तो वो काफी ज्यादा तो वो एक्साइटिंग तो था। आपको डॉक्टर ही समझ रहे होंगे ना, हाँ। वो स्टूडेंट तो समझ ही नहीं रहे होंगे। नहीं नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए डॉक्टर साहब बैठिए, और काफी ज्यादा उन्होंने हमें इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी, तो ये सब चीजें काफी मोटिवेटिंग लगती जी, हैं, जी। और ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छी जगह आए हैं, बहुत काफी नोबल प्रोफेशन है, तो काफी ज्यादा लोगों को प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन भी पसंद आएगी। और बॉस लेक्चर्स कैसे होते हैं? जैसे फर्स्ट प्रॉफ में बहुत खींचतान के 75% अटेंडेंस पूरी कर लेते हैं, तो सेकंड प्रॉफ में अटेंडेंस का ऐसा है प्रॉक्सी लग जाती है, या अटेंडेंस पूरी करो बस 75, या देखिए ऐसा? अटेंडेंस तो बहुत मैंडेटरी है, जी। 75% से 1% या आधा परसेंट भी कम होगी तो आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स, और ये अब हर जगह एप्लीकेबल हो गया इंक्लूडिंग आर कॉलेज। ठीक है, ठीक है, तो फिर लेकिन यह है कि सेकंड प्रॉफ में मैं इस कॉलेज के बारे में बात करूं, तो फर्स्ट प्रॉफ में तो सब थोड़ा मजे में रहते हैं ना, कि अभी अभी नीट से क्वालिफाई जी। करके आए हैं, थोड़ा मतलब कॉलेज लाइफ को सेटल हो जाए, गेट अलोंग हो जाए, तो इतनी पढ़ाई नहीं होती है। बट सेकेंड प्रॉफ में हमारी रेगुलर क्लासेस लगती हैं, हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, हमारा बंक वगैरह नहीं होता है, और प्रॉक्सी तो या पर्सनल चॉइस है, क्लास में काफी ज्यादा वो एंजल्स होते हैं जो लगा देते हैं प्रॉक्सी, तो लग जाती है, बट हाँ उसकी जैसे उम्मीद मुझसे नहीं। काफी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट सेक्शन पे और डीएम पे भी, इंस्टाग्राम पे, कि कैसे, कि कोई बेस्ट रिसोर्सेज बताइए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बताइए, जैसे कि मॉडर्न में तो काफी सारे हम जानते ही हैं, पर आयुर्वेद के बताइए कि आयुर्वेद की कोई प्लेटफॉर्म हो या कोई अच्छा रिसोर्सेज जहाँ से पढ़ सकें। ठीक है, आयुर्वेद में हमारे जो सेकंड प्रॉफ के सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए अगर आपको सिलेबस वाइज कवर करना है या एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो उसके लिए तो मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप यूट्यूब चैनल से पढ़े, क्योंकि इतने ऑथेंटिक कोई भी सोर्सेज नहीं है, जो बुक्स में और नोट्स में लिखा रहता है वो जस्ट उसी को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर आपको डीप नॉलेज लेनी है, तो मेरा फर्स्ट रिसोर्स तो हमेशा बुक्स रहेगा। बुक्स काफी मतलब नॉर्मल ऑथर की बुक्स भी आती हैं जो कि आपको एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करती हैं। इसके अलावा हमारी जो संहिता है, क्योंकि हमारे जितने सब्जेक्ट बने हैं ना वो सब संहिता से बने हैं, तो जब हम संहिता से पढ़ते हैं, यानी मेन जो उसका ओरिजिन है वहां से पढ़ते हैं, तो काफी ज्यादा उसकी बेटर नॉलेज मिलती है। जैसे पैथोलॉजी में हम लोग एग्जाम्स के लिए तो अजय कुमार शर्मा प्रेफर करते हैं, जो कि हमें नोट्स फॉर्म में सारे नोट्स प्रोवाइड कर देता है, उसमें सारे टॉपिक वाइज हमारा कवर हो जाता है। लेकिन अगर आपको किसी भी डिसीज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो माधव निदान आती है, माधव निदान हमारी लघुत्रयी का एक पार्ट है। हाँ, उससे अगर हम पढ़ेंगे तो हमें काफी ज्यादा उस पर्टिकुलर डिसीज के बारे में अच्छे से नॉलेज मिलेगी। इसके अलावा हम लोग अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जब भी हमें कोई भी डाउट आए, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो हमारे मुझे लगता है सीनियर्स ही होते हैं, क्योंकि टीचर्स पे जाने और में नहीं, हमको। काफी सारे लोग ट्यूशन लेने लग जाते हैं, तो वो ट्यूशन भी एक अच्छा रिसोर्स मान हाँ, सकते हैं। ट्यूशन भी है कि आप अपने सीनियर से ट्यूशन ले लें, या आप कोई कोचिंग ज्वाइन कोचिंग कर ज्वाइन लें। कर लें, हाँ, आयुर्वेद में भी काफी सारी कोचिंग्स हैं, कि ऑफलाइन अभी भी। टाइम, मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हाँ, आने में, क्या है। यूट्यूब नहीं है रिलायबल सोर्स, लेकिन काफी सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज है जो कि आपको कुछ कम दामों में कोर्सेज प्रोवाइड करती है। आयुर्वेदा लाइब्रेरी, आप्त आयुर्वेद, ऐसे करके द्रोण आयुर्वेद, काफी ऑफलाइन कोचिंग्स है हमारे हरिद्वार में भी, तो इन सब कोचिंग्स को आप फॉलो कर सकते हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को ब्रश अप करने के लिए। तो बुक्स ही मेरा मेन सोर्स रहेगा, और संहिता रहेगा मेरा मेन सोर्स आयुर्वेद की नॉलेज को ग्रास्प करने के लिए। और और अभी जैसे सेकंड प्रॉफ में काफी बच्चे आते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब हम प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं, तो अब हम क्लिनिक ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर प्रैक्टिकल सीखने के लिए हॉस्पिटल या क्लिनिक कहीं ज्वाइन कर लेते हैं, और सोचते हैं कि वो एक साइड इनकम का भी सोर्स हो जाएगा। तो बिल्कुल। आप क्या सोचते हो कि क्लिनिक ज्वाइन करनी चाहिए सेकंड प्रॉफ से? देखिए ये सबका ना अपना होता है, क्योंकि कई लोग ना एकेडमिक्स को और साइड हसल्स को एक साथ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्लिनिक ज्वाइन करना चाहिए। आप अपने देखिए डेली तो हमें कॉलेज जाना होता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन ये है कि जब भी हमारे ब्रेक्स आए, जैसे हॉलीडेज पड़े, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, दिवाली ब्रेक्स, तो हमें एक अपने आसपास का छोटा क्लिनिक ज्वाइन करना चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि आप हॉस्पिटल ज्वाइन करें सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर से हॉस्पिटल ज्वाइन करोगे, एक तो कहीं कहीं पेड होता है, पर मोस्टली अनपेड ही होता है। सीखने के लिए तो यार थोड़ा मतलब खुद से वो इनिशिएट करना पड़ता है ना, कोई आपको पे नहीं करेगा। पर हॉस्पिटल में जाओ ना, तो वो आपको ना सारे मॉडर्न की चीजें सिखाते हैं, जैसे आईवी कैसे लगाना है, ग्लूकोज की बोतल कैसे चेंज करनी है, जो कि मेनली नर्सेस का भी काम होता है, और वो हम अपनी 6 मंथ्स की रोटेटरी इंटर्नशिप में भी सीख लेते हैं। मेन यहाँ पे क्लिनिक ज्वाइन करने का मोटिव ये होता है कि आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट सच में हम पेशेंट पे देखते हैं कि नहीं, मतलब जो हम लक्षण पढ़ते हैं, जो हम लोग पेशेंट का लक्षण पढ़ते हैं अपनी डिसीज का, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे ऐसे होता है, उसका दोष कैसे विघटन करना है, ये सब हम अपने छोटे से क्लिनिक पे अपने छोटे पेशेंट में देख सकते हैं। बाकी जो वैद्यास होते हैं, जो एक होम क्लिनिक टाइप का ऑपरेट करते हैं, तो वो लोग एक एक पेशेंट पे ना काफी टाइम इन्वेस्ट करते हैं।
और ना वहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ भी नहीं होता है, तो आप एक एक पेशेंट को अच्छे से देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, खुद इनिशिएट भी कर सकते हो। हॉस्पिटल में तो काफी ज्यादा स्टाफ होता है और वो आपको अलाउ भी नहीं करते ना कि आप ऐसे तो मतलब हमें क्लिनिक अगर ज्वाइन भी करनी है तो हाँ हॉलीडेज में ज्वाइन कर सकते हाँ हैं, मेरा बस ताकि पढ़ाई भी हम मैनेज कर सके, हाँ कि सेकंड प्रॉफ में सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे हॉलीडेज में क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं। अब काफी लोग ये सोचते हैं कि उनकी इनकम जनरेट होगी, तो अगर क्लिनिक नहीं तो कोई और सोर्सेज होने चाहिए जो सेकंड प्रॉफ में इनकम जनरेट करने के बहुत हो। सारे हैं। जैसे मैं रस शास्त्र से शुरू करूंगी क्योंकि इसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना में हम लोग मेडिसिन का देखते हैं कि कैसे प्रिपेयर होती है, सब पूरा मेथड लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में। तो उन मेथड्स को अप्लाई करके हम छोटी छोटी मेडिसिन बना सकते हैं, जैसे सोप्स बना लिए, चूर्ण बना लिए, फेस पैक वगैरह बना लिए, और उसको मार्केट भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश किया, धीरे धीरे छोटा छोटा बिजनेस एस्टैब्लिश करके भी हम उसको सेल कर सकते हैं, जिससे छोटी इनकम जनरेट होती है। इसके अलावा जैसे आप कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन, ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है, अगर चैनल अच्छे से ग्रो कर जाए, जो कि आपका करेगा। हाँ, इसके अलावा हम लोग ट्यूशन दे सकते हैं अपने जूनियर्स को, या फिर हम लोग नीट की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कोटा क्लासेस या बायजूस एंड एकेडमी। ये लोग काफी सारे मेडिकोस को हायर करते हैं ना, टेस्ट डाउट सेशन के लिए और बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि हमने भी ये पढ़ाई है और हम इसके टच में भी रहते हैं, तो हम लोग ट्यूशन दे सकते हैं। तो ये काफी सारे सोर्सेज हैं। जी, और बाकी अगर किसी को ऐसा डिजिटल ज्ञान है तो वो उसका भी फ्रीलांसिंग वगैरह हाँ और जो कैनवा पे काम होते हैं जी, ये ये सब तो मैंने खुद भी किया है। कंटेंट राइटिंग वगैरह होता है ना, काफी सारे पेजेस के लिए, इंस्टाग्राम का सोशल मीडिया हैंडलिंग, जी हाँ जी नेटवर्क मार्केटिंग, जी जी, ये वाला हाँ, काम और ये डेटा एनालिसिस, ये सब भी कर सकते हैं। स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस में बहुत जगह रैगिंग होती है। रैगिंग नहीं तो आप उसे सीनियर जूनियर इंटरेक्शन बोल दो, नहीं कहीं पीडीपी बोला जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये चीजें तो होती हैं। तो पर इन चीजों के ना प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, मतलब ये चीजें कहाँ किस लेवल तक होनी चाहिए, और अगर हो रही हैं तो कहाँ मना कर दें हम, या फिर ये अच्छी चीजें हैं या ये बुरी चीजें हैं, क्योंकि अब आज के टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे है। तो क्या आपका इस पर क्या मत है? जब मैं इस पॉडकास्ट के लिए आ रही थी, तो नीचे मैंने एक ना नोटिस बोर्ड पे एक पैम्फलेट देखा जिसपे लिखा था, डोंट ट्रैक, जस्ट इंटरैक्ट। तो हेल्दी इंटरेक्शन तो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मेडिकल फील्ड में हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर डॉक्टर का कैसा बॉन्ड है, कलीग्स के बीच में कैसा बॉन्ड है, आगे रेफरल सिस्टम भी ऐसे ही शुरू होता है। तो इसके लिए हमारा एक बॉन्ड बनना चाहिए अपने बैचमेट्स के साथ और सीनियर्स के साथ भी। तो यहाँ इसकी शुरुआत ना रैगिंग रैगिंग नहीं बोलूंगी, इंटरेक्शन से होती है। फर्स्ट ईयर में जब हम आते हैं, तो हम लोग बिल्कुल, हमें पता ही नहीं होता है कि एक सर्टेन कोड ऑफ कॉन्डक्ट कैसा होता है कॉलेज में, एक वो भी स्पेशली मेडिकल कॉलेज में, कैसे मैं अपने सीनियर से बात करनी है। यहाँ भैया दीदी नहीं चलता है ना, या सर मैम, भी बहुत जगह सर मैम चलता है, या हमारे यहाँ बॉस चलता है। तो हम लोग अपने सीनियर्स को जानते हैं, वो काफी चीजों से हमें अवगत कराते हैं कि कैसे यहाँ पे कॉलेज में कैसे पढ़ाई करनी है, और हम लोग नई जगह आके अच्छे से सेटल हो जाए, तो उसके लिए ना एक मीटिंग टाइप की रखी जाती है, एक गेट टुगेदर होता है। अगर हम उसको एक इंटरेक्शन या रैगिंग की तरह लेंगे तो हमेशा हम लोग स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे, पर उसे अगर हम एक गेट टुगेदर की तरह लेंगे कि चलो यार आज सीनियर जूनियर को देखने का मौका मिलेगा, काफी लोगों के क्रशेस भी इससे ही बनते हैं। ट्रूली मैं आपको बताऊंगी कि ये बॉन्ड सच में आगे तक रहते हैं, जो हम बनाते हैं अपने फर्स्ट ईयर में, वो सच में आगे तक रहते हैं। बस बस ये चीज कभी टॉक्सिकेटिंग तब हो जाती है जब ज्यादा ओवर हो जाती है, या फिर हाँ आप ये समझो कि कोई बच्चा आया यहाँ कॉलेज में, तो उसके साथ ये कितने महीनों तक हो रहा है, या शुरू के 2-3 महीने तक तो सही है, अगर ज्यादा लंबे समय तक होता है तो शायद वो टॉक्सिकेटिंग बन जाती है। हाँ तो वो एक्साइटिंग तब रह जाती है जब वो शुरू में ही हो, ऐसा कुछ। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी आपको आपके कंफर्ट लेवल से बाहर लाए, जो कि आप नहीं जाना चाहते हो, आपकी पर्सनल लाइफ पे अटैक करे, या प्रोफेशनली भी आपको परेशान करे, तो हम सबको अपना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। बस बाकी यही है कि अगर ये चीजें हो रही हैं तो ये शुरू तक ही रहे, शुरू के 2-3 हाँ महीने तक, फिर बाद में कम होती चली जाए, बाकी किसी की मेंटल हेल्थ खराब ना हो। नहीं, मेंटल हेल्थ का ध्यान तो रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इफ वी आर मेंटली फिट, तभी हम एक अच्छे डॉक्टर भी बन पाएंगे और लोगों को हील कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं कहूंगी कि लोगों को स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ना चाहिए। बाकी ना अपने अराउंड एक ना बाउंड्री सेट कर देनी चाहिए, कि थोड़ा ना कभी कभी हमें इग्नोरेंस भी रखनी चाहिए। हर चीज को अगर हम दिल पर लेते रहेंगे ना, तो हमेशा दुख में ही जाते रहेंगे और ज्यादा डूबते चले जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर ये चीज कॉन्स्टेंटली हो रही है, ये चीज आपको पर्सनल लेवल पे परेशान कर रही है, आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डाउट, ये सब इमर्ज कर रही है,
तो आपको फिर अपने लिए स्टैंड जरूर लेना चाहिए। जी वही है कि अगर जैसे जूनियर्स हैं तो वो भी अपनी बाउंड्री बनाए और सीनियर्स भी उनकी बाउंड्री को समझें कि हाँ कि जूनियर्स की भी बाउंड्री है। बाकी एक हेल्दी इंटरेक्शन तो हमेशा रहना हाँ, चाहिए। हेल्दी इंटरेक्शन हमेशा रहना सबसे पहले चाहिए। बच्चे जो आते हैं वो काफी डिप्रेस होते हैं क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं शुरू में एमबीबीएस वर्सेस बीएमएस का, तब वो कॉलेज में आते हैं। तो ये कंपैरिजन कहाँ तक सही है कि क्या दोनों पेथियां, क्योंकि दोनों पेथियां बहुत अलग अलग है, तो ये कंपैरिजन करना सही है? और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो ऐसा हम क्या करें कि बीएमएस का वो कंपैरिजन कंपनसेट हो जाए, या हमें अपने बीएमएस जो स्कॉलर्स हैं हमें अपने क्या ऐसे स्किल इंप्रूव करें कि हम वो कंपैरिजन करना बंद कर दें? सबसे पहले तो मुझे जो लोग कहते हैं ना एमबीबीएस वर्सेस बीएमएस, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यार हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है, अलग अलग पैथी से हम लोग ब्लेस्ड है। आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, ये सब अलग अलग पैथीज हैं। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि आप मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज नहीं कर सकते हैं, बस पैथीज का डिफरेंस है। एमबीबीएस की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि कई बार हमें इमरजेंसी ड्रग्स जो चाहिए होती है, एक्यूट इन्फेक्शन या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जब चाहिए होता है, तो फर्स्टली तो सब लोग एलोपैथी में ही जाएंगे ना। आयुर्वेद में भी ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी ड्रग्स नहीं होती हैं, अपना पर्सनल चॉइस है। काफी लोग ना काष्ठ औषधियां यानी जो हर्बल मेडिसिन होते हैं उनके लिए एलर्जिक भी होते हैं या नहीं ले पाते, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको हम नहीं दे सकते ना कड़वी दवाइयाँ। हालांकि इसके लिए भी आयुर्वेद में अवलेह कल्पना है, लेकिन फिर भी ये होता है ना, बच्चों को छोटी सी भी तकलीफ होगी तो लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद टाइम तो लेता है, क्योंकि वो रूट कॉज को जी खत्म करता है, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सनल चॉइस होती है। अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है तो यू शुड गो टू एमबीबीएस डॉक्टर, और अगर आपको अपने रूट कॉज को खत्म करना है, किसी भी डिजीज को, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, तो आपको आयुर्वेद में जाना चाहिए। और अगर आपको अपनी दर्द सहने की क्षमता को बढ़ाना है तो होम्योपैथी में जाना चाहिए। ऑल्सो वहाँ की वो छोटी छोटी मीठी मीठी जो गोलियां होती है वो अच्छी लगती है। और बस आप मिक्सोपैथी पे क्या बोलोगे? जैसे मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई अचानक से, तो अब उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट है तो हम उसको चलिए एलोपैथ ट्रीटमेंट दे देते हैं। अब उसका, क्योंकि आयुर्वेद हमको लाइफस्टाइल के बारे में बताता है, वो तो वे ऑफ लिविंग बताता है पूरा, तो बाद में जब वो सही हो जाए एक इमरजेंसी कंडीशन तक, फिर उसको हम आयुर्वेद का ट्रीटमेंट दे दें, तो ऐसा मिक्सोपैथी पे आप क्या कहोगे? आपने बहुत अच्छी बात बोली, और इस पे गवर्नमेंट जो है प्लान भी कर रही है कि एक ऐसा हॉस्पिटल सिस्टम हो जहाँ पे सारी पैथीज अवेलेबल हो, जिस पर्टिकुलर कंडीशन में जो पैथी सबसे सुटेबल हो, सबसे ज्यादा अच्छी हो, उसका ही यूज करा जाए। जैसे मान लीजिए कोई हार्ट ब्लॉकेज का पेशेंट आ रहा है, हार्ट अटैक का पेशेंट आ रहा है, उसको तो हम आयुर्वेद से तुरंत नहीं अपने कल्पनाओं से ठीक कर सकते, वहां तो सीपीआर रिससिकेशन इंपॉर्टेंट है, या हार्ट की जो ड्रग्स होती है डिप्रेसेंट वो सब देना इंपॉर्टेंट है, तो वहां के लिए एलोपैथी। लेकिन अगर कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से आ रहा है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या नॉर्मली कोई भी ऐसा कंडीशन जो बहुत ज्यादा इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मांग रहा है, पर हाँ धीरे धीरे क्रॉनिक इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, तो उसके लिए आयुर्वेद अच्छा है। और होम्योपैथी स्किन डिसऑर्डर्स के लिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मतलब ये है कि बीएमएस स्कॉलर्स जो हैं वो जब आए इस फील्ड में तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें कि वो भी इस पेथी के हैं, और मतलब इस पेथी को अच्छे से सीखें, ताकि वो कंपैरिजन की जो भावना है उनके अंदर वो खत्म हो सके। हाँ, नहीं तो यही तभी बीएमएस डेवलप नहीं कर पाता ना, क्योंकि वो कंपैरिजन की भावना से आते हैं और फिर वो उसी भावना से पूरे साल भर 5 साल पढ़ते हैं, और फिर बाहर जाके भी वो एलोपैथ की प्रैक्टिस करने की सोचते हैं। देखिए मैं तो जब आयुर्वेद में आई थी तो यही सोच के आई थी कि मैं आयुर्वेद के लिए ही बनी हूँ। मैंने अपने माइंड में ये चीज डाली कि नहीं, आप जो जहां भी आप जाओ जान लगा दो या जाने दो, तो अब इस चीज में आ गए तो जान लगाओ। आप भी डॉक्टर है, आप भी अपने 5.5 इयर्स यहाँ पे लगाते हैं, ऐसे नहीं है कि आपका कोर्स उनसे छोटा है, आपका इवन बड़ा ही है, बड़ा सब्जेक्ट बड़ा ही है, 22 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, 22 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं आप, 60-40 का वेटेज है, तो कहीं भी आप किसी चीज में कम नहीं है। उनका ड्रग्स का फॉर्मुलेशन अलग है, लेकिन कहीं भी ये तो नहीं बोला है कि आप वेंटिलेटर यूज नहीं कर सकते, आप स्टेथोस्कोप यूज नहीं कर सकते, वो तो पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो तो सारी टेक्नोलॉजी पे सबका हक है। बल्कि हमें तो इस पे इनोवेशन करना चाहिए कि कैसे हम अपने आयुर्वेदिक ड्रग्स को, अपनी औषधि को टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक लेकर जाए। तो हमें कहीं भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। इसके लिए में मुझे वो जो आया बन रहे हैं, जैसे अभी ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बन रहे हैं, तो वहाँ टेक्नोलॉजी है, मतलब वहां पर मुझे देख के अच्छा लगता है कि हाँ वहाँ टेक्नोलॉजी भी है और वहाँ आयुर्वेद भी है। तो पेशेंट्स जो है वो ये नहीं समझ रहे हैं कि हाँ कि आयुर्वेद में टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ऑपरेशन वगैरह नहीं होते हैं, तो वो हॉस्पिटल्स जो है वो इस मामले में काफी अच्छे हैं। ठीक है, वही गवर्नमेंट जो है ना वो इनोवेशन पे काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन ना अभी काफी टाइम और लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को लाने में। लेकिन पैथी को लेकर कभी भी हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़े महाअगत जो बोलते हैं ना हम लोग,
महागद जी। यानी जो बीमारी होती है उन सबको भी आयुर्वेद हर लेता है, उसको भी ठीक कर देता है। तो हमें अपनी पैथी पे फुल कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अगर हमारा एकेडमिकली अगर हम लोग एक्सेल करते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस हमें शो भी होगा। ऑल्सो मैं इस बात पे अग्री करूंगी कि कॉन्फिडेंस कम है वो पैथी की वजह से या आयुर्वेद की वजह से नहीं, वो कॉलेज की वजह से हो सकता है। जी। आपका एटमोस्फेयर इतना फ्रेंडली ना हो, इतना एमेबल ना हो। ओनली एक्सपोजर का भी है कि जैसे हम जब नीट देते हैं तो हमें ज्यादातर एमबीबीएस के बारे में ही पता होता है, उसी क्या कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स भी ज्यादातर यही बोलते हैं कि आपको एमबीबीएस में जाना है, या बच्चा सपना देखता है तो वो भी उसी चीज का देखता है, वो सोचता ही नहीं है बाकी आयुष कोर्सेज के बारे में या किसी और चीज के बारे में। अभी तो हवा बदल रही है। एंड ऑल्सो आपने देखा होगा बचपन भर तो हमने बीएमएस डॉक्टर से ही दवाइयां ली है, क्योंकि वो मिक्सोपैथी फॉलो करते थे और वो ना पुड़िया बना के देते थे अपनी दवाइयों को, ऐसे करके फोल्ड करके। वो काफी बताते नहीं थे कौन सी दवाई है, पर उससे हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। तो हमारे जो इंडिया का मेडिकल जो सिस्टम अभी चल रहा है ना, वो बीएमएस की बदौलत ही चल रहा है, क्योंकि बहुत हाई एमबीबीएस एमडी एमसीएच वाला विलेज में जाके काम नहीं करेगा या पीएचसी में काम नहीं करेगा, लेकिन एक बीएमएस एमडी लोगों को हील करने के लिए एमओ बनकर गांव गांव में भी जाके काम करेगा। ऑल्सो हम मिक्सोपैथी कर सकते हैं, हमें एलोपैथी, हम लोग फार्मेकोलॉजी पढ़ते ही हैं, जी हाँ। हमें हर ड्रग का साइड इफेक्ट सब पता होता है। जी। बस उसको देखते हुए अपनी औषधियों को देते हुए लोगों को ठीक करना, तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा ही। वो रहेगा। चलिए बस अब हम इस पॉडकास्ट के लास्ट में आ चुके हैं, तो आपका कोई मैसेज हो नीट एस्पिरेंट्स को और बीएमएस स्कॉलर के लिए तो प्लीज वो दे दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं नीट एस्पिरेंट्स को बोलूंगी कि प्लीज स्टे काम, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और ये सोचकर कभी तैयारी ना करें कि हमें एमबीबीएस पे ही जाना है। हाँ, कॉलेज मतलब ये कि डॉक्टर बनना है, अगर आपका मोटिव डॉक्टर है तो वो फर्क नहीं पड़ता कि आप एमबीबीएस हो, बीएमएस हो या बीएचएम हो। तो हम बीएमएस स्टूडेंट हैं, उनको क्या मैसेज देना मैं चाहिए? उनको यही कहना चाहूंगी कि देखो, कॉलेज पूरा 75% अटेंडेंस अपनी पूरी करो, साथ में पर डे एटलीस्ट 2 आवर्स आपको पढ़ाई करनी है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके अगर पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई और ज्यादा अच्छी होगी। तो 2 आवर्स तो डेली पढ़ना, ताकि एग्जाम तक ये ना होना कि भाई सिलेबस कवर नहीं किया है। इसके अलावा अपनी हॉबीज पे हमेशा ध्यान देना चाहिए और घूमते भी रहना चाहिए, ट्रैवल करते रहना चाहिए, उससे हम काफी कुछ चलिए जानते ठीक हैं। बस, आप आए इस पॉडकास्ट में उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट में आकर। थैंक यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा अपना फीडबैक देना ना भूलें, मुझे कमेंट सेक्शन और डीएम के माध्यम से आप अपना फीडबैक बता सकते हैं।